हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एक और नई वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं नोवा एग्रीटेक लिमिटेड के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में कि लिस्टिंग डे के दिन हमें कैसी स्ट्रेटजी बनाना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी हम अच्छा प्रॉफिट गेन कर सके। तो स्ट्रेटजी के बारे में तो हम वीडियो के अंत में देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर ले। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए वीडियो में सीधा आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं इसके अलॉटमेंट एंड इसके लिस्टिंग डेट के बारे में। तो दोस्तों, इसका अलॉटमेंट पहले ही बिग शेयर सर्विस के वेबसाइट पे आ चुका है। आई होप कि आप सबने अपना अलॉटमेंट चेक कर लिया होगा, लेकिन अभी भी आप अपना अलॉटमेंट चेक नहीं किए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग अपना अलॉटमेंट वहाँ से चेक कर सकते हैं। और कौन कौन इस IPO में अप्लाई किया था और किसको किसको इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब वहीं अगर हम इसके लिस्टिंग डेट के बारे में बात करते हैं तो इसका जो लिस्टिंग है 31 जनवरी को हमें देखने को मिल जाएगा, यानी इसका लिस्टिंग हमें परसों देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इसके सब्सक्रिप्शन एंड एक बार इसके कोटा के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, रिटेल को इसमें 35% का कोटा दिया गया था। देखा जाए तो रिटेल को इसमें तो अच्छा खासा पैसा बनाने का मौका दिया गया था। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो QIB की तरफ से इसमें 81 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया गया था और NII ने तो लगभग सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, लगभग 233 गुना के आसपास सब्सक्राइब किए थे NII के द्वारा। और वहीं रिटेल का बात करें तो रिटेल के द्वारा भी लगभग 80 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया गया था। तो अगर इस हिसाब से इसका टोटल सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो लगभग 113 गुना के आसपास ये टोटल सब्सक्राइब हुआ था। और अगर एप्लीकेशन वाइज देखा जाए तो लगभग 75 गुना के आसपास ये एप्लीकेशन वाइज भी सब्सक्राइब हुआ था। यानी देखा जाए तो 75 लोगों में से किन्हीं एक को IPO मिला होगा, और जिनको भी IPO मिला होगा वो तो काफ़ी लक्की होंगे। तो कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किसको किसको ये अलॉटमेंट मिला है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस IPO के लेटेस्ट GMP के बारे में कि अभी मार्केट में इसका GMP क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले अगर एक बार हम इसके प्राइसमेंट पर नज़र डालते हैं तो इसका जो प्राइस रखा गया था 39 रुपये से लेकर 41 रुपये के बीच में रखा गया था। यानी देखा जाए तो इसका प्राइस तो हमें काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट में इसका अभी 55 से 60% का GMP चल रहा है। यानी देखा जाए तो मार्केट में तो इसका अच्छा खासा डिमांड बना हुआ है। अगर 60% के हिसाब से भी देखते हैं तो पर शेयर पे हमें 24 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है। 365 शेयर का लॉट है। उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग हमें 8700 रुपये के आसपास प्रॉफिट हो सकता है पर लॉट पे। यानी देखा जाए तो अभी तक तो कंपनी का GMP शानदार बना हुआ है। अगर इस हिसाब से अगर हम इसका अंदाजन लिस्टिंग प्राइस निकालते हैं तो इसका जो अंदाजन लिस्टिंग प्राइस निकल के आ रहा है 60 रुपये से लेकर 65 रुपये के बीच में ये कहीं भी लिस्ट हो सकती है मार्केट में। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में कि लिस्टिंग डे के दिन हमें कैसी स्ट्रेटजी बनाना चाहिए इस IPO को लेकर। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे उनके लिए जिनको कि इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है और वो इसे लिस्टिंग डे के दिन लेके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं। तो हम इस वीडियो में उनके लिए बात करेंगे जो इस IPO को लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाना चाहते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए हम कंपनी कुछ स्ट्रेंथ एंड कंपनी कुछ रिस्क पे बात करने वाले हैं। तो अगर कंपनी के कुछ रिस्क देखते हैं तो कंपनी का कैश फ्लो शुरुआत से ही नेगेटिव है और कंपनी के पास लोन भी ज़्यादा है। लेकिन देखा जाए तो लोन का तो उतना टेंशन नहीं है क्योंकि कंपनी के पास सरप्लस भी काफ़ी अच्छा मौजूद है। पर वहीं कंपनी और इसके सब्सिडरी और इवन इसके डायरेक्टर पे भी FIR दर्ज है। यानी अगर कोर्ट का फैसला इनके फेवर में नहीं आता है तो इसका इम्पैक्ट हमें कंपनी के फंडामेंटल पर तो पड़ेगा ही, साथ ही साथ मार्केट में इसका जो रेपुटेशन है वो भी डाउन हो जाएगा। और वहीं कंपनी जिस सेक्टर में है उसमें रहने के लिए NASPL एक ज़रूरी लाइसेंस है और इस कंपनी का NASPL लाइसेंस दिसंबर 2023 में ही एक्सपायर हो गया है और कंपनी जब तक DRHP फाइल की है तब तक तो रिन्यू नहीं कराई है। और अगर टाइमली रिन्यू नहीं कराती है तो इसका इम्पैक्ट हमें कंपनी के कामकाज पे पड़ सकता है। तो चलिए वहीं अगर हम कुछ कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो कंपनी के पास एग्रीकल्चर नीड को पूरा करने के लिए डाइवर्स प्रोडक्ट हैं, जैसे सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, क्रॉप न्यूट्रिशन, बायो स्टिमुलेशन, बायो पेस्टिसाइड, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन। वहीं कंपनी के पास भारत के 16 राज्य में 1122 डीलर हैं जो कंपनी का प्रोडक्ट हर सीजन में टाइमली डिलीवर करते हैं रूरल एरिया में। पर देखा जाए तो कंपनी का प्रेजेंस केवल भारत में ही नहीं है, कंपनी अपना प्रोडक्ट भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम को भी एक्सपोर्ट करती है। वहीं मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए ये कंपनी नोवा किसान सेवा केंद्र के नाम से एक प्रोग्राम चलाती है जिसमें कंपनी ग्रासरूट लेवल पे फार्मर को एजुकेट करती है और अपना प्रोडक्ट भी एडवर्टाइज करती है। यानी अगर इस हिसाब से कुल मिला के देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी तो मुझे सही नज़र आ रही है। बाकी आप अपना डिसीजन अपने रिस्क पे लें। तो ये तो हो गई कंपनी के लॉन्ग टर्म के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं उनके लिए जिनको कि इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है वो आगे क्या करे इसमें, या इसमें वो बने रहे या सेल करके इससे निकल जाए। तो देखिए, अगर आप बस लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किए थे कि मुझे तो बस इसमें लिस्टिंग गेन चाहिए, तो आपको अच्छा खासा 8000 9000 के आसपास लिस्टिंग गेन मिल रहा है, आप उसे लेकर निकल सकते हैं।
और अगर उससे भी ना हो तो आप इस आईपीओ में पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यानी जितना भी 365 शेयर के आसपास है उसमें से हाफ शेयर को सेल कर दीजिए और हाफ शेयर में लंबे समय के लिए बने रहिए। लेकिन आप अगर एक सेफ इन्वेस्टर हैं और अपने पैसे पे बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो आप इसमें अपना प्रॉफिट को इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। यानी जो भी आपका 8,000 9,000 के आसपास प्रॉफिट है उसको आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं और अपना प्रिंसिपल कैपिटल जो 15,000 के आसपास है उसको लेके आप निकल सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि लिस्टिंग के 1-2 दिन बाद भी ये कंपनी अच्छी कर सकती है। तो ये तो थी मेरी स्ट्रेटजी इस आईपीओ को लेके। आपकी क्या राय है इस आईपीओ को लेके वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।